हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल MSL स्टेट रैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय नंबर 2 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ हो सकते हैं जो कि 2020 से लेकर के 2025 तक की पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर हम रसायन विज्ञान के टॉप 20 MCQ करने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण के। जो भी बच्चा आज की इस क्लास को अंत तक देख लेता है वो आज के इस क्लास से आपके 20 मार्क्स के MCQ जो आते हैं वो पक्का हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ कई वर्षों में पूछे गए हैं वो आज के इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया गया है। तो आइए आज की इस क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस क्लास में मैंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को ले लिया है जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में पूछे जाएंगे, और मैंने डायग्राम के माध्यम से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 95+ स्कोर कर पाओगे। जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है जितने भी MCQ, और लास्ट में मैंने कुछ ऐसे 5 लास्ट के ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न ले लिए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास को यदि आपने कर लिया तो आज की क्लास के बाद आपको केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही चैप्टर केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के आप MCQ को हल कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अम्ल का pH मान होता है। सबसे पहले आप समझिए कि अम्ल होता क्या है। अम्ल होता है जिसका pH मान क्या होता है, मतलब कि कोई अम्ल होगा तो उसका pH मान क्या होगा। तो अम्ल के pH मान की बात किया जाए तो अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो समझिए यहाँ पर, अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए कि अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। कैसे कम होता है? तो यहाँ पर आपने pH स्केल नामक एक टॉपिक पढ़ा होगा। pH स्केल यहाँ पर आप समझ लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई तरीके से पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पर अम्ल न दे करके क्षार का pH मान पूछ लिया जा सकता है, उदासीन विलयन का pH मान पूछ लिया जा सकता है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बोर्ड एग्जाम में आप गदा उड़ा देंगे। तो समझो यहाँ पर pH स्केल यानी कि pH मान आपने पढ़ा होगा। तो आपने एक स्केल पढ़ी होगी जिसमें 1 से लेकर के 0 से, बल्कि 0 से लेकर के 14 तक के नंबर्स पड़े होते हैं। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 14 तक के नंबर्स पड़े होते हैं और यहाँ पर 7 होगा। तो यहाँ पर ये 0 से लेकर के 14 तक के नंबर्स होते हैं। तो जो 0 से लेकर के 7 तक जिस विलयन का मान होगा वो अम्ल कहलाएगा, और जिस विलयन का pH मान 7 होगा वह विलयन जो होगा उदासीन विलयन होगा, और जिस विलयन का pH मान जो होगा वो 7 से लेकर के 14 तक में होगा वह विलयन क्षार होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षार का pH मान होता है तो 7 से अधिक, ये भी राइट आंसर हो सकता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा कि अम्ल का pH मान की बात किया जाए तो अम्ल का pH मान जो है वो 7 से कम होता है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री आपको रटनी नहीं पड़ेगी, और केमिस्ट्री में आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कर पाओगे। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अगले क्वेश्चन जो है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चा आज के इस क्लास को अंत तक देखेगा वो बच्चा केमिस्ट्री उसको रटनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की क्लास जो है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रखा है किसी उदासीन विलयन का pH मान, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वही कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि
किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान की बात करें तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होता है, तो 7 होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगर आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है। अगर क्षारीय विलयन का पूछा जाए तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से लेकर के 14 तक होता है। तो जितने भी ओवरऑल जितने भी तरीके से केस बन सकते हैं, जितने भी तरीके से ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको केसेस बता दिए। अब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे आसानी से, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया मुझसे जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपको इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए, जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बेहद सरल क्वेश्चन जो कि कई वर्षों में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 2024 की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया और 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, और ये चांस 101% बन जाता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में भी पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अगर बात किया जाए शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। इस क्लास में मैंने कुल 20 MCQ को ले रखा है। अब 20 MCQ में यदि आप 16-17 MCQ सही कर ले जाते हैं तो समझिए आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सही है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मुझसे एक बार वो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के वे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आपको केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। समझो, शुद्ध जल का पीएच मान की बात किया गया है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। लेकिन अगर बात किया जाए रक्त का पीएच मान, एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो मैं अब क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या अगर यहां पर शुद्ध जल ना दे करके अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया जाता तो वहां पर बच्चे अधिकतर अटक जाते हैं, क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं सीखते। तो कॉन्सेप्ट आप सीखिए। अगर आप इस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सही तरीके से हो रही है। तो जैसा कि अगर क्वेश्चन बदल जाता कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तब भी रक्त का पीएच मान जो होगा वो भी 7 होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए, ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों से रिपीटेड, और आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं तो समझिए आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सही तरीके से है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों का राइट आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो घबराएं नहीं, क्योंकि आज की इस क्लास को देखने के बाद आपका नो डाउट रह जाएगा। तो आइए, जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो समझिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे यहाँ पर समझिए कि कोई अम्ल है, यहाँ पर हम एक अम्ल ले लेते हैं, अम्ल ले लिए और क्षार ले लिए। यहाँ पर समझो, अम्ल और क्षार दोनों की रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, तो लवण बनता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अम्ल और क्षार दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो उसके पश्चात लवण बनाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवण। अम्ल और क्षार यानी कि लवण को इंग्लिश में साल्ट कहा जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। साल्ट, इसको साल्ट कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में घुमा कर भी पूछ लिया जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो आइए, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपके अम्ल क्षारक एवं लवण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि कोई है तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इससे हर वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वह शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में पूछा जाएगा और पिछले वर्षों भी पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड आपको हर प्रकार की जानकारी पता होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी हाफ H2O और ये होता है। फॉर्मूला इसका आपको ध्यान में रखना है क्योंकि फॉर्मूला और इसका हिंदी में नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये कैल्शियम दिया गया है और ये सल्फेट और 1/2 को हेमी पढ़ा जाएगा और जल को हाइड्रोजन यानी कि H2O को जल पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसको पढ़ेंगे कैसे कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी कि यहाँ पर जो 1/2 दिया गया है उसके लिए हम यहाँ पर हेमी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, सभी जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जिप्सन नामक टॉपिक से भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जिप्सन टॉपिक से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चनों को आप समझिए। जिप्सम से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन कुल बनते हैं क्योंकि मैंने 5 साल के एनालिसिस के पश्चात आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जिनसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करें तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट डॉट कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो यहाँ पर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि जिप्सम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिप्सम, यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, इस जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि गर्म कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि गर्म कर दें तो क्या होगा, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपको प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जिप्सम से रिलेटेड, और आपको जिप्सम से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिप्सम से रिलेटेड सिर्फ 2 ही आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में जानकारी पूछी जाती हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि धोने का सोडा यानी कि इसको दूसरा नाम जो है वो धावन सोडा है। तो धावन सोडा मतलब कि धोने का सोडा कहें या फिर धावन सोडा कहें, बात एक ही हुई, इसका 2 नाम हैं। तो धावन सोडा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने जो एनालिसिस करा वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपना एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। तो धावन सोडा से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका उपयोग पूछा जाता है, इसका उपयोग पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिएक्शन पूछी जाती हैं, बस आपको इसका उपयोग पढ़ लेना है और इससे रिलेटेड आपको रिएक्शन पढ़ लेनी है और इसका सूत्र पता होना चाहिए, इसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए। बस आप इस टॉपिक से इतना पढ़ लीजिए, बस धावन सोडा से रिलेटेड आपको उसका उपयोग पता होना चाहिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो जैसा कि धावन सोडा का
रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको क्या पढ़ा जाता है हिंदी में? इसका मतलब कि साधारण नाम की बात किया जाए तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है उसको हिंदी में यानी कि हिंदी में जो इसको पढ़ा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वही इसका साधारण नाम हो गया। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट बता दिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप इससे रिलेटेड इसका उपयोग पढ़ लेना जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड रिएक्शन पढ़ लेना। मैंने आपको धामन सोडा का रासायनिक सूत्र और इसका साधारण नाम बता दिया, जैसा कि साधारण नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आपने पढ़ लिए तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी NCERT से लिया गया है, सीधी NCERT से उठाया गया है। ये क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको NCERT में आपकी बुक में दिया गया है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT की हर एक लाइन से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो समझिए यहाँ पर डायग्राम के बेस पर आप समझिए। हमारे पेट का मतलब हुआ कि उदर कहाँ पर होता है? हमारे मानव शरीर में उदर जो होता है उसको अमाशय कहा जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अमाशय यहाँ पर है, तो अमाशय जो है उसमें एक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर यानी कि उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मानव उदर में यानी कि अमाशय में या फिर पेट में बात करें अम्ल की, तो पेट में मानव के एक अम्ल पाया जाता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl कहा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो HCl उसको हिंदी में कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि अम्ल एक प्रकार का अम्ल है जो कि हमारे पेट में अपने आप उत्पन्न होता है, जो कि अपच की स्थिति को दूर करता है। तो ये भी आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कई वर्षों से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 2026 में भी आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देकर आओगे, मैंने अभी और क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि 2026 में आने के 101% चांस हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। ये क्वेश्चन दांतों के क्षय से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये केमिस्ट्री के आपके बायोलॉजी में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से भी पूछा जा सकता है और केमिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है। लेकिन बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन पूछने का, और यहाँ पर केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें इस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांत के क्षय मतलब कि जो दांत है वो खराब कब होने लगते हैं, तो जब क्या मुंह का pH मान 5.5 से अधिक होने पर? नहीं, 5.5 से अधिक होने पर जो दांत होता है उनका क्षय प्रारंभ नहीं होता है। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर, यस, जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत जो होते हैं उनका क्षय प्रारंभ हो जाता है। तब हम कहते हैं कि दांत जो है वो क्षय प्रारंभ हो गया। तो जब pH मान जो है मुंह का 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न मैंने ले रखे हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन लॉजिकली है। इन क्वेश्चनों को वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो कि कॉन्सेप्ट से पढ़े, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए
गए तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर। क्या है कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव आयन का मतलब कि हाइड्रोजन देते हैं। तो सभी अम्ल में आपने पढ़ा होगा कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इस प्रकार से अम्ल जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। भाई आयन देंगे या फिर हाइड्रोजन देंगे, मतलब कि हाइड्रोजन भी देंगे और आयन भी देंगे। तो इस प्रकार से अम्ल जो होते हैं वो हमको हाइड्रोजन देते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। आइए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी है, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा जो है आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ भी पाओगे। तो समझिए कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। मतलब कि लाल लिटमस पेपर, यहाँ पर कोई लिटमस पेपर मैं बना ले रहा हूँ, ये एक लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पर मैं आपको कलर के माध्यम से लाल लिटमस पेपर को नीला, लिटमस जो कि एक प्रकार का एक पदार्थ होता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि लिटमस एक कोई पदार्थ है या फिर ये मार्केट में आपको मिल भी सकता है। तो मार्केट से आप मान लीजिए कि एक लिटमस लेकर आएँ जो कि लाल लिटमस है, तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसका संभावना है, तो लाल लिटमस पेपर को नीला जो है वो करता कौन है, तो लाल लिटमस पेपर को नीला जो करता है वो होता है अम्ल। तो समझो यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को समझो। तो यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये लाल लिटमस है, इसको नीला कर दिया, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो लाल लिटमस पेपर को आपको ये पता होना चाहिए कि लाल लिटमस पेपर को जो नीला करेगा वो होगा अम्ल, होगा क्या, अम्ल होगा। तो अम्ल जो होगा उसका पीएच मान की बात करें तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर के 7 के बीच होता है। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है। तो 0 से लेकर के 7 के बीच में जो होगा वो एक प्रकार का अम्ल होगा। और यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि वो क्या होगा, क्षार होगा। अगर वो क्षार होगा तो फिर उसका राइट आंसर जो होगा इस तरीके से डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 10 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो है वो एथेनॉइक अम्ल है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये आपको 4th चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो है वो एथेनॉइक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आप देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में भी आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पोटास एलम होता है। तो जो पोटास एलम होता है वो एक प्रकार का द्विक लवण होता है। मतलब कि इसमें जो लवण पाया जाता है, एक द्विक लवण का मतलब समझिए कि जो एक लवण पाया जाता है वो द्विक का मतलब कि 2 गुणों में लवण पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल लगी होगी। अगर आप इसको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा। अब अगली आने वाली वीडियो के अंतर्गत अगले आने वाले चैप्टर्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी माध्यम के बच्चों को लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। तो रसायन विज्ञान, जैसा कि मैंने यहाँ पर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के पढ़ा, अब अगले आने वाले फिजिक्स या बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो जुड़ जाइए आप हमारे साथ, अब आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत।